आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कि जो यूपीएसआई का पेपर 30 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में आया था उसकी उस सेट की बात करेंगे। और हम लोग जो टारगेट किए हैं एग्जाम को, वो कौन सा एग्जाम टारगेट किए हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती परीक्षा को टारगेट किए हैं। तो उस प्रक्रिया पे ये अपना 8वां सेशन होगा, 8वां सेट होगा। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि रहे हैं, तो याद रखना है निर्गुण, प्रेमाश्रय, निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। किस शाखा के थे? तो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है, ये किस भाषा में है? तो ये याद रखना है, ये है अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अगर बात करें अवधी भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो अवधी भाषा आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी और बघेली, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये दो और आती हैं, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अगर बात करें मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत के साथ साथ और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो उनमें एक आ जाती है अखरावट। जैसे पद्मावत ऐसे अखरावट। एक आती है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। एक आता है कहरनामा, कहरनामा। एक आती थी चित्ररेखा, कहरनामा, चित्ररेखा। और एक महत्वपूर्ण याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण आती है कहनवाद, कहनावाद। ठीक। तो इसमें पद्मावत बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पद्मावत के साथ साथ आपको अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कहनावत, इन रचनाओं को भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण संधि में शब्द में, तो देखो निर्गुण शब्द का बनता है नी धन गुण, यानी विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का एक कौन सा नियम रहता है? तो नियम देखो, यदि विसर्ग का प्रयोग आ या बड़ा आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ हुआ है और दूसरी तरफ कोई सघोष वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का हो जाता है रा। और ये आधी रा होती है रेफ, और रेफ वाली रा कहाँ जाती है? उड़ंती रा जिसको बोलते हैं, उड़ंती रा को रेफ बोलते हैं। तो नी धन गुण, गा कैसा है? सघोष है। गा कैसा है? सघोष है। तो विसर्ग का प्रयोग किसके साथ हुआ है? तो छोटी ई के साथ हुआ है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, यानी रेफ वाली रा हो जाएगी। और ये कहाँ बनता है? निर्गुण बनता है। तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, असीम शब्द का विलोम बताना है। असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ससीम यानी सीमा के साथ, अर्थात बी नंबर। निराधार शब्द का विलोम क्या है? निराधार का होता है साधार। निराधार जिसका कोई आधार ना हो, साधार यानी किसी न किसी आधार पे, किसी न किसी साक्ष्य पे। अगला प्रश्न, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द में जल्दी से आपको बतानी है कौन सी संधि। देखो स्वागत का बनता है सुधन आगत। अब स्वागत का आप ये ना बना दोगे स्वाधन आगत, ये गलत है। दिमाग में क्या आएगा? आपको आएगा स्वार्थी, और स्वार्थी का आप बना दोगे, स्वार्थी का बनता है स्वाधन अर्थी। तो ये स्वार्थी सही है, लेकिन स्वागत का स्वाधन आगत नहीं बनता। स्वागत का बनता है सुधन आगत। क्यों? क्योंकि स्वागत का अर्थ होता है सुंदर आगमन। आप आए हो तो आपका सुंदर आगमन हो, आपका स्वागत हो, यही तो कहा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर ये सुधन आगत का अर्थ तो निकल रहा है सुंदर, आगत से आने वाला। स्वागत यहाँ होता है स्वागत मतलब अपना, अपना आगत यानी अपना सम्मान करना। जब आप कहीं जाते हो तो खुद का स्वागत करते हो, दूसरे का स्वागत करते हो ना। जब आपके यहाँ कोई आता है तो सुधन आगत बनता है, और ऊ के बाद आ गया तो ये बन जाता है वाह। और ये किसकी पहचान होती है? तो ये यण स्वर संधि की पहचान होती है, अर्थात कौन सा? सी नंबर, यण स्वर संधि। यण स्वर
संधि। अगले प्रश्न की तरफ चले। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी होगी, कौन सी मानी जाएगी। ठीक, तो देखो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा में एक मिनट, वीरता भी होती है, वीरता भी होती है और वीरत्व, वीरता और वीरत्व। तो वीर का क्या हो गया, वीरता और वीरत्व। इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, तो ऑप्शन ए और डी। तो यहाँ बी थोड़ा सा गलत लिखा है, मिस स्पेल्ड है लिखावट पे, तो इसको मान लोगे ए और डी, अर्थात बी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न, हरडे बानी किसकी रचना है। तो हरडे बानी रचना है दादू दयाल की, अर्थात सी नंबर एकदम सही है। हरडे बानी किसकी रचना है, दादू दयाल की है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि दादू दयाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, वो संप्रदाय कौन सा था। तो वो संप्रदाय याद रखना है, निर्गुणवादी संप्रदाय, निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, दादू दयाल ने स्थापना की। ये संप्रदाय याद रखना है कि निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की, दादू ने की। दादू दयाल पे एक प्रश्न बनता है कि जैसे हमने बात की थी पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके हैं, तो निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के हैं, निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के हैं। अगर हम बात करें कि दादू दयाल किसके हैं, तो दादू दयाल याद रखना है ये भक्ति काल के प्रश्न बनता है, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जब पढ़ते हैं, ठीक, वहीं पे हम लोग भक्ति काल, उसी पे भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन, तो वहीं पे हम दादू की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, सूरदास की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें याद रखनी है, हरडेवानी दादू दयाल की है। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी ये माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी बी नंबर एकदम सही माना जाएगा। अगर हम बात करें, अज्ञे का पूरा नाम याद रखना है, अज्ञे का पूरा नाम, और अज्ञे की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हम 2-3 रचनाएं लिखेंगे। पहली रचना आ जाती है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। ठीक, फिर एक रचना आ जाती है अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। ये क्या है, उपन्यास है ये। ठीक, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये तीनों उपन्यास किसकी हैं, ये अज्ञे जी की हैं। अगले प्रश्न पे चलें। इनमें से हिंदी की आदि जननी, आदि का मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक, तो हिंदी की प्रारंभिक जननी है, हिंदी किससे बनी है, तो हिंदी बनी है संस्कृत से। संस्कृत के 2 हिस्से, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक। इसके बाद बनी पाली, इसके बाद बनी प्राकृत, प्राकृत के बाद बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के 7 वेद बनते हैं। अपभ्रंश के बाद बनी अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आता है हिंदी का रूप। ठीक, तो हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, अर्थात बी नंबर। अगर पूर्ववर्ती जननी की बात कर दे, पूर्ववर्ती जननी यानी जस्ट पहले वाली, तो अवहट्ट आएगा ऑप्शन में, या अपभ्रंश आएगा, या प्राकृत, या पाली। इन चारों में जो ऑप्शन में आपको दिखे आपको वो कर देना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं 4 आ जाती हैं। एक आ जाती है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये द्रविड़ परिवार की हैं। तो इन चारों में कौन दिख रहा है, कन्नड़ दिख रहा है, कन्नड़ दिख रहा है। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चारों द्रविड़ परिवार की हैं, और द्रविड़ परिवार में ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर सही है। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का
पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, अमरतनंगिनी माना जाता है, विष्णुपदी माना जाता है, तिब्बतगा ये भी माना जाता है, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा नहीं माना जाता, पुष्पधनवा कामदेव का माना जाता है, कामदेव का। काम, मार, रतिपति, ठीक है, ये किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चले। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वो कहलाता है अजेय। जिसे जीता ना जा सके वो कहलाता है अजेय। लिखा है अगेय। अगेय होता है जो गाया ना जा सके, जो गाया ना जा सके वो कहलाता है अगेय। जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो, अनंत। अगाध, जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो वो कहलाता है अगाध। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो सी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कौन सा शब्द शुद्ध है, तो घनिष्ठ डी नंबर के अनुसार लिखा जाता है। अगला प्रश्न, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये वही रचनाकार हैं जिनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड। ये वही रचनाकार हैं जिनकी एक रचना है झूठा सच, 12 घंटे। तीसरी रचना, एक इनकी रचना और आती है अप्सरा का साप, अप्सरा का साप। ठीक, याद आ रहा है कुछ? मनुष्य के रूप, कई इनकी रचनाएं आती हैं मनुष्य के रूप, यानी दादा कॉमरेड, झूठा सच। ये तो कई बार पूछी गई है, आपको बाकी ना पता हो तो ना पता हो, लेकिन आपको ये तीनों, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, किसकी रचना? यशपाल की रचना। किसकी? यशपाल की रचना। ठीक, आगे बात करते हैं। आम के पत्ते किसकी रचना है? आम के पत्ते किसकी रचना मानी जाती है? तो आम के पत्ते उनकी रचना मानी जाती है जिनकी रचना है पानी के प्राचीर। अगर याद आ रहा हो, पानी के प्राचीर। नहीं याद आया? जल टूटता हुआ, जल टूटता हुआ दूसरी रचना, उपन्यास है टूटता हुआ। कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज। याद आ रहा है कुछ? अब इस समय मौसम का चल रहा है बारिश का, तो बारिश में भीगते हुए, भीगते बच्चे, बारिश में, बारिश में भीगते बच्चे इनकी रचना है तो रामदरस मिश्र की, अर्थात सी नंबर आपको याद रखना है। सी नंबर एकदम सही जवाब है। ठीक, और इसी के लिए याद रखना है व्यास सम्मान कब दिया गया? 2011 में। अगला, अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरा बताना है। अक्ल का दुश्मन होना यानी महामूर्ख होना, डी नंबर। महामूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन होना। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी दंत वाले में कौन आते हैं? ता, था, दा, धा, ना, ये दंती हैं। तो देखो, ना तो होगा ना, ता तो होगा ना, दा तो होगा ना, तो कौन बचा? टा बचा। ता कैसा शब्द है? तो ये मूर्धन शब्द है, मूर्धन शब्द है। ठीक, अगला, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? ठीक, तो ये पत्रिका कौन सी थी? तो पत्रिका का नाम है आनंद। साहित्य की शब्दावलियां हैं, इनको आप ज्यों का त्यों देख लोगे। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
का वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो देखो, कंठ वाले आते हैं का वर्ग में, तालब वाले आते हैं चा वर्ग में, और दंत वाले आते हैं ता वर्ग में, मूर्धन वाले आते हैं टा वर्ग में, और ओष्ठ में आते हैं पा वर्ग। तो ता में कौन से आएंगे? मूर्धन यानी सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सममात्रिक जात का छंद तो दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक जात का छंद माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम कौन सा है? स्थावर का होता है जंगम। अगर पिछले सेशन के अगर सेट किया होगा तो आपको यह स्थावर जरूर उसमें मिला था। ठीक, अगला प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो देखो, शार्दुल होता है शेर का। ठीक, उरग होता है सांप का। ठीक, विहंग ये होता है पक्षी का। और पक्षी व्रंत करके इनका बहुवचन बनता है। जब बहुवचन बनाते हो तो पक्षी व्रंत लगाते हो। तो कौन सा हो जाएगा? यानी पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी का पर्यायवाची माना जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री का पर्यायवाची बताना है कौन सा होगा। तो देखो, सुधा किसका होता है? तो सुधा होता है अमृत का। सुधा किसका माना जाता है? अमृत का माना जाता है। इंद्रा, इंद्रा, इंद्र, इंद्र की पत्नी इंद्रा, क्योंकि अकारांत छोटा अकारांत पुल्लिंग, बड़ा अकारांत स्त्रीलिंग। तो ये इंद्र की पत्नी यानी सची, सचीपति कहा जाता है इंद्र को, तो सची का नाम। भानुजा, भानु यानी सूर्य, जा माने पुत्री भानुजा, और सूर्य की पुत्री कौन? तो यमुना। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। आत्मजा, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? आत्मजा यानी सी नंबर। कौन सा सही है? सी नंबर। ठीक, पुत्री के और पर्यायवाचियों की बात अगर हम कर दें तो देखोगे आप, पुत्री, बेटी, आत्मजा, एक याद रखना तनुजा, याद रहेगा तनुजा, दुहिता, ये याद रखना दुहिता, तनुजा, दुहिता, नंदनी, नंदनी लड़की होता ही है सुता, सुता भी होता है, और तनया, ये याद रखना। ठीक, विवेकी का विलोम कौन सा है? विवेकी का विलोम, तो विवेकी का विलोम बनता अविवेकी यानी डी नंबर। ठीक, मूड इसका बनता है ज्ञानी। मूड का क्या बन जाता है? ज्ञानी। विपन्न, विपन्न का होता है निरोग यानी रोग या निरोग। विनम्र, विनम्र का होता है उद्दंड, या अविनम्र करके भी बना सकते हो या उद्दंड करके, उद्दंड ज्यादा अच्छा है। अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अतियुक्त उपसर्ग में तो शब्द में है, ये शब्द लिखा है अति। ठीक, तो ये बना था अति धन युक्त, अति धन युक्ति। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। कौन सा? अति है, यानी डी नंबर। अगला प्रश्न, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक रस में जो संचरण करने वाले भाव होते हैं वो उनकी संख्या होती है 33। और किनकी संख्या 33 होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक, और संचारी भाव की संख्या 33 बताई किसने है? तो याद रखना है भरत मुनि ने। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है। स्थायी भावों की संख्या कितनी? तो 9, क्योंकि 9 रस हैं और स्थायी भाव कितने? 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने? 8, यानी रस कितने? 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8। और बाकी अन्य जो
विद्वान हुए हैं, व्याकरणकर्ता हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनके अनुसार कितनी हो गई? 9 हो गए। अगला प्रश्न, गिरधर में कौन सा समास है? गिरधर में आपको बताना है कौन सा समास है। तो देखो, गिरि यानी पर्वत, धर माने धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला अपने छिंगिन पे, कौन था? भगवान कृष्ण थे। और जब भगवान वाले शब्दों की बात आ जाए या पर्यायवाची वाले शब्दों की बात आ जाए तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास का जब समासिक विग्रह करोगे तो वाला, वाली, वाले शब्द आता है। यानी गिरी को उंगली पर धारण करने वाला शब्द आया, वाला। 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला। वीणा को हाथ में रखने वाली, वीणा पाणी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। ये सब किसके बनते हैं? बहुब्रीहि समास के। अगले प्रश्न पे आ जाए, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो देखो, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है सत धन मार्ग। ता के बाद यदि किसी वर्ण का पंचमा अक्षर आता है तो ता अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ता के बाद क्या आएगा? ना। ता का पंचमा क्या होगा? ना। तो सत धन मार्ग बनता है सन्मार्ग। और ये किसका उदाहरण? व्यंजन संधि का उदाहरण, सी नंबर। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। तो देखो, कुआं का होता है कूप तत्सम, कपूत का होता है कुपुत्र तत्सम, सूरज का होता है सूर्य तत्सम। तो ये तो सारे तद्भव लिखे हैं, तो ये तो होंगे नहीं, ये तद्भव है। स्वर्ण, स्वर्ण कैसा है? तत्सम। और स्वर्ण के अगर हम तद्भव की बात करें दोस्त, तद्भव, तो ये होता है सोना। यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो, शुद्ध शब्द की अगर बात करें वर्तनी के हिसाब से, तो देखो, उज्जवल तो ऐसे लिखा नहीं जाता, उज्जवल लिखा जाता है दोनों जा आदि और ये ऐसे लिखा जाता है उज्जवल। ठीक है। अगर हम बात करें द्वंद्व की बात करें, द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, द्वंद्व में दोनों में वावंती है द्वंद्व। यानी में बड़ी की मात्रा आएगी, यानी छोटी की मात्रा ना आएगी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है? ये नंबर। अगला प्रश्न, ये पैसेज है, पैसेज को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर आगे 3-4 प्रश्न हैं उनके जवाब देंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और काल प्रणाली में पारदर्शिता। यानी उसने कार्यों का विवरण दिया है कि कैसे कौन कार्यों की बात करता है। अब हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होता है? तो बेहतर के लिए हिंदी में क्या होता है? अच्छा। बाकी ये सब कैसे हैं? तो ये संस्कृत के शब्द हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्टम, उत्कृष्टर। ठीक। अच्छा हिंदी में है। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? उच्च स्तर के भी कार्य करने वाले मिलते हैं और निम्न स्तर के भी मिलते हैं, अर्थात ए और बी दोनों, यानी बी नंबर, उच्च और निम्न। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? यानी कौन सा इसका शीर्षक होगा? तो देखो, स्तर में भेद ये तो नहीं है, काम की महिमा नहीं है, ऊंच नीच नहीं, कर्म निष्ठा की महिमा, अपने कर्म के प्रति जो निश्चित रहेगा उसकी महिमा होगी, यानी बी नंबर।
जिस पुरुष पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी पत्नी साथ नहीं है तो विपत्निक कहलाता है, विपत्निक कहलाता है। ठीक, यानी बी नंबर शब्द है विदुर। विदुर का क्या होता है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो वो क्या कहलाता है? विदुर कहलाता है। ठीक, वियोगी, वियोगी कहलाता है विरह में दुखी व्यक्ति। विरह यानी वियोग में, वियोग हो गया है बिछड़ाव में दुखी व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चल जाए। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा है? तो पलंग शब्द का तत्सम होता है पर्यक। पलंग का क्या होता है? पर्यक होता है। याद रखना, डी नंबर एकदम सही है। अगला प्रश्न, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जैसे हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल आता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विद नाना। बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, यानी बिना कारण के कार्य हो रहा है। कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कौन सा अलंकार? तो वो अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार, बी नंबर, सॉरी विभावना अलंकार। विशेषोक्त अलंकार में क्या होता है कि कार्य कारण होगा लेकिन काम ना होगा। जैसे जल बीच मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हंसी, यानी पानी में है और मछली प्यासी है। तो यहाँ कौन सा है? विशेषोक्त अलंकार। और जहां कारण नहीं है काम हो रहा है वहां कौन सा है? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द ये घटा, एक शब्द ये घटा। काली घटा यानी यहाँ काले बादल की बात कह रहा है, यहाँ घटा यानी कमी की बात कह रहा है। यानी दो शब्द आए, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक कनकते सौगुनी, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, यानी बेनी बेनी आया, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। कौन सा अलंकार इन सब में आ रहा है? इन सब में आ रहा है यमक अलंकार। ए नंबर एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न, देवर शब्द का तत्सम रूप क्या है? देवर शब्द का होता है द्विवर, अर्थात बी नंबर सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक, इस प्रश्न में क्या है कि सफरी भी देखो मीन का पर्यायवाची होता है, मछली का मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है और जलोदरी भी होता है। लेकिन यूपी पीआरबी बोर्ड ने मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं माना है, तो उसने इसके अंक दिए हैं। जिसने बी नंबर किया है उसने इसके अंक दिए हैं। जैसे एक प्रश्न और रहा है कंट्रोवर्शियल, हस्ताक्षर। आयोग ने इसे नित एक वचन माना है। हस्ताक्षर कैसा शब्द माना है? एक वचन। जबकि होता कैसा है? नित बहुवचन, नित बहुवचन। तो ये कुछ प्रश्न होते हैं जो बोर्ड के आयोग के अपने मानक में तय किए जाते हैं। तो हालांकि चारों मछली के पर्यायवाची हैं, आप जब बुक देखोगे तो चारों मिलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में चले। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। और आज की क्लास निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। ठीक, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण बताना है। कौन सा क्रिया विशेषण होगा? ठीक, तो देखो काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तेज शब्द क्या है? तेज, तेज किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। किसकी? दौड़ने की। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वही तो क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज। क्रिया विशेषण क्या हो जाता है? तेज। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलना के, चलने की क्रिया विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? तो क्रिया विशेषण हो गया धीरे धीरे, तेज हो गया धीरे, तेज हो गया क्रिया विशेषण। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। निश्चित तौर पे आज की क्लास पे आपका बेहतर स्कोर रहा होगा। यदि आप लगातार पिछली क्लासों को ज्वाइन कर रहे हो तो निश्चित तौर पे बेहतर स्कोर कर पा रहे होगे। आप खुद ही देख पा रहे होगे कि पिछले प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, और नहीं रिपीट कर रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जरूर रख रहा है।
जैसे उसने विशेषण से प्रश्न रखा है, उसने रचनाओं से रखा है, उसने रस से रखा है, छंद से उसने प्रश्न रखा है, अलंकार से भी प्रश्न रखा है, वर्णमाला से भी रख रहा है। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे और जाते जाते आपके लिए एक खुशखबरी होगी कि आज से आपको, अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आज से आपको हिंदी का टॉपिक वाइज, जैसे वर्णमाला की बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे समास की बात करेंगे, अगर जैसे बात कर देंगे वर्तनी की बात कर देंगे, और अगर बात करेंगे जैसे हमने कहा पहला टॉपिक अपना वर्णमाला, तो वर्णमाला के प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, समय का कोई ड्यूरेशन है, जितना आपका समय लेंगे उस समय के अनुसार अकॉर्डिंग आपको मैटर भी अवेलेबल करवाएंगे। इसके वजह से हम बात कर देंगे समास, हम बात कर देंगे संधि, हम बात कर देंगे रस, हम बात कर देंगे छंद, हम बात करेंगे अलंकार, वाच, काल, वाक, वाच अलग है, वाक अलग है। इन सारे जो विभिन्न टॉपिक हैं, 18 से 20 टॉपिक जो हिंदी के हैं, इन टॉपिकों का एक दिन में एक टॉपिक ये आप मैराथन समझ लोगे। जो जितना टॉपिक छोटा होगा तो कम समय, टॉपिक बड़ा होगा तो ज्यादा समय। प्रश्न यानी विगत वर्षों में जितने प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लेके आ रहे। आज शाम आप जरूर जुड़िएगा, आपको हिंदी और जीएस में बेहतर स्कोर दिलाने की पूरी गारंटी आपके अपने परिवार यूपी रेगुलर क्लासेस की है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।